बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर इमरान अली और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कोलरा यानी कि हैज़े के बारे में। हैज़ा क्या होता है? हैज़ा दरअसल एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के ज़रिए हमारे जिस्म में एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जिसको विब्रो कोलरा कहा जाता है वो हमारी आंतों में पहुंच जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होता है और 3 दिन के बाद अमूमन ये अपनी अलामात को ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। अपनी आंतों में पहुंचने के बाद, हमारी आंतों में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया ख़ास किस्म के टॉक्सिन या जहरीले मादे रिलीज़ करता है। ये जो टॉक्सिन होते हैं ये हमारे जिस्म में आंतों में मौजूद पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और डायरिया की शक्ल में और वॉमिटिंग की शक्ल में तेज़ी के साथ जिस्म से निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे हैज़े की जो अलामात होती हैं वो हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अमूमन ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो अफेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर पहले से ये बैक्टीरिया मौजूद है, अगर उसके स्टूल के अंदर, उसके फीसिस के अंदर ये मौजूद होता है और उस फीसिस के साथ अगर किसी पानी उसके साथ अगर इफेक्ट हो जाए, पानी के साथ वो चीज़ें मिल जाएं या ख़ुराक में वो चीज़ें मिल जाएं तो वो दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसकी जो मेन वजह होती है, जो हमारे इलाकों में, हमारे देहातों में या शहरों में भी ज़्यादातर जो सैनिटेशन का सिस्टम जो अच्छा नहीं होता, उसके ज़रिए से ये पानी की जो मिक्सिंग होती है इसके ज़रिए बैक्टीरिया आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा बॉइल्ड वाटर को यूज़ करें, जो खाना पकाएं उसको भी बॉइल्ड वाटर में इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें। और कोई भी फल या सब्ज़ी पहले से कच्ची हो, अगर ख़ास तौर पे, तो पहले से कटी भी ना हो, ख़ुद काट के खाएं। तो अगर इस तरह की आप हिफाजती तदाबीर करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोलरा यानी हैज़ा की अलामात क्या होती हैं, कैसे पता लगेगा कि आपको हैज़ा है। सबसे जो इसकी इम्पॉर्टेंट और अहम अलामत है वो है प्रोफ्यूज़ वाटरी डायरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मकदार में बिल्कुल पानी की तरह पतला जो ना वो दस्त इंसान को शुरू हो जाते हैं। साथ जो ना प्रोफ्यूज़ वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मकदार में उल्टी होना शुरू हो जाती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा प्यासा अपने आप को फील करता है और इसके जिस्म में ख़ास तौर पर टांगों में अकड़न शुरू हो जाती है। ये इसकी इब्तदाई जो है ना अलामतें होती हैं। अगर 2-3 दिन तक ये अलामतें बरकरार रहें और मरीज़ जो है ना किसी किस्म की ट्रीटमेंट ना कराए तो ये अलामतें मज़ीद पेचीदगी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मरीज़ शदीद नकाहत का शिकार हो जाता है, कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, उसकी जो जिल्द होती है उसकी जो नरमी और एक कुदरती लचक है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और मरीज़ के पूरे जिस्म में अकड़न और क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर इस चीज़ को, कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो जिस्म में नमकियात और पानी की कमी की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस कंडीशन को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अब हम चलते हैं कि हम इसको होम्योपैथिक रेमेडीज़ के ज़रिए किस तरीके से घर में या किसी डॉक्टर से मशवरे के साथ कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में हैज़े के लिए काफ़ी मेडिसिन हैं जो कि हम पर सिम्टम्स जो है ना वो यूज़ करते हैं कि मरीज़ की अलामात क्या हैं, कंडीशन क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से हम उसको रेमेडीज़ आमतौर पर सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो हैज़े की बहुत ज़्यादा मशहूर मेडिसिन है उसका नाम है कैम्फर। कैम्फर एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जिसमें मरीज़ का तमाम जिस्म इंतहाई ठंडा हो जाता है। ये हमारी मटीरिया मेडिका की कोल्डेस्ट रेमेडी इसको कहा जाता है और उसमें इंसान का पूरा जिस्म ठंडा हो जाता है। तमाम जो अखराजात हैं, चाहे वो उल्टी हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो डायरिया दस्त हो, वो तमाम अखराजात भी ठंडे होते हैं। और इसके बावजूद इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि जिस्म पूरा ठंडा होने के बावजूद मरीज़ ये ख्वाहिश करता है कि उसको मज़ीद ठंडक पहुंचाई जाए या हवा पहुंचाई जाए। वो अपने ऊपर जिस्म के ऊपर जो कपड़ा है वो उसको उतारेगा ताकि उसको मज़ीद हवा लगे। ये इसकी बड़ी करैक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसके अलावा कैम्फर के अंदर मरीज़ की जो रतूबात होती हैं, यानी कि जो उसको उल्टी होती है या डायरिया दस्त होता है, वो बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं होता। थोड़ी मकदार में उसको डायरिया होता है, थोड़ी मकदार में उसको उल्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद मरीज़ शदीद नकाहत का, शदीद कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। इसलिए इसको जो हमारा कैम्फर का डायरिया है इसको ड्राई डायरिया भी या ड्राई कोलरा भी कहा जाता है। दूसरी जो अहम रेमेडी इसमें हम पढ़ेंगे वो है कुप्रा मेटालिकम। कुप्रा मेटालिकम हमारी मटीरिया मेडिका की बहुत अच्छी रेमेडी है कोलरा के लिए और इसके अंदर ख़ास सिम्टम ये है कि इसमें मरीज़ के जिस्म में अकड़न बहुत ज़्यादा होती है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा जिस्म में अगर पड़ने शुरू हो जाएँ मरीज़ के ख़ास तौर पर टांगों में और पूरे जिस्म में, तो हम इस रेमेडी को यूज़ करते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा मकदार में पानी की तरह डायरिया निकलता है। राइस वाटरी स्टूल होते हैं, यानी कि चावल के दाने होते हैं पानी के अंदर, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मकदार में
उसका स्टूल जो ना पास होता है। इसके अलावा इसके अंदर भी जिस्म में नीलाहट, जिस तरह कैम्फर के अंदर भी जिस्म में नीलाहट हो सकती है और कुपर मेटेलिकम के अंदर भी जिस्म में नीलाहट हो सकती है। तो इसके अलावा इसके अंदर मरीज़ गुनूदगी का शिकार भी हो सकता है, डिलीरियम का शिकार भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन हो तो हम इसको कुपर मेटेलिक को यूज़ करेंगे। तीसरी हमारी रेमेडी है वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम भी एक प्लांट किंगडम से बनी हुई रेमेडी है और इसके अंदर मरीज़ को बहुत ज़्यादा नकाहत, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और मरीज़ के जिस्म के ऊपर पसीना आता है। और ख़ास इसकी एक ही सिम्टम है कि मरीज़ के माथे के ऊपर ठंडे पसीने आना। ठंडे पसीने आना इसकी बहुत एक इंतहाई अहम इलामत है। अगर मरीज़ के जिस्म पे और ख़ास तौर पर माथे के ऊपर ठंडे पसीने आ रहे हैं तो हम वेरेट्रम एल्बम के बारे में सोचेंगे और मरीज़ इंतहाई नकाहत का और कमज़ोरी का इसमें शिकार हो जाता है। और इसके जो अखराजात होते हैं बिल्कुल पानी की तरह वाटरी स्टूल होते हैं और इसका जो वॉमिटिंग है वो भी बिल्कुल पानी की तरह होती है। और इसके अंदर जो अकड़न होती है, जो खिंचाव होता है पट्ठों का, वो अमूमन हाथों से और पाँव से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैल जाता है। और जब इंसान पखाना कर रहा होता है या उसको जब स्टूल पास हो रहे होते हैं तो उसके नाफ के मुकाम पर शदीद दर्द होता है। अगर ये अलामात उसके साथ मैच कर रही हों तो फिर हम वेरेट्रम एल्बम को हैज़े की क्योर के लिए यूज़ करेंगे। अगली हमारी रेमेडी है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम एक प्लांट किंगडम से बनी हुई रेमेडी है और अमूमन इसका जो फ्रूट होता है वो गर्मियों के मौसम में पकता है। और इसी वजह से जो पोडोफाइलम की जो बेशतर अलामात देखी गई हैं वो गर्मियों के मौसम में जो तकालीफ होती हैं और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जो हैज़ा होता है उसके अंदर इसकी बहुत अच्छी इसकी अलामात मैच करती हैं और इसको यूज़ किया जा सकता है। पोडोफाइलम के मरीज़ में डायरिया बहुत ज़्यादा मकदार में इसका जो प्रोफ्यूज डायरिया होता है और इसकी मकदार इतनी ज़्यादा होती है कि अमूमन जो बच्चे की माँ होती है वो भी हैरान हो जाती है कि बच्चे ने खाया बहुत कम है लेकिन डायरिया बहुत ज़्यादा पास कर रहा है, स्टूल बहुत ज़्यादा पास कर रहा है और उसके स्टूल में से इंतहाई गंदी स्मेल आएगी जिससे पूरा घर जो है ना उसकी स्मेल से भर जाएगा और ये इसकी ख़ास अलामत है। इसके अलावा इसकी ख़ास अलामत ये है कि इसका जो डायरिया होगा वो पेनलेस होगा, यानी कि जितना भी डायरिया पास होगा, स्टूल पास होगा, पानी की तरह अखराजात होंगे लेकिन मरीज़ को या बच्चे को किसी किस्म का दर्द फील नहीं होगा। इसके अलावा पोडोफाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में उल्टियाँ भी शामिल होती हैं और रानों और पिंडियों में कड़ाव भी हो जाता है। इसके अलावा जो पांचवी हमारी रेमेडी है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम हमारी बहुत अच्छी एक मेटल की रेमेडी है और फूड पॉइजनिंग, जब भी आप किसी ऐसी खुराक को आप खाएं जो कि पहले से जिसके अंदर बड़ी बड़ी जो खुराक जहरीली हो जाती है, पुरानी खुराक खाना, पुराना खाना खाना या ऐसी खुराक जिसमें ऐसे कि फूड पॉइजनिंग इसको कहा जाता है, उसके बाद जो आपको मसाइल होते हैं या कच्ची सब्जियां या कच्चे फ्रूट खाने के बाद अगर आपको हैज़े का मसला होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आर्सेनिक एल्बम हमारी बहुत अच्छी इसको काम करती है। इसमें आर्सेनिक एल्बम में आप देखेंगे मरीज़ की जो उल्टी होती है बिल्कुल शफाफ पानी की तरह होगी और उसको बार बार मतली होगी, बार बार उसको उबकाइयाँ आएंगी और उसको उल्टी भी साथ साथ आना शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर एक ही सिम्टम ये है कि मरीज़ बिल्कुल लाचार हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, बिस्तर पे पड़ जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे वो बिस्तर का हिस्सा है और वो अपनी शफा से नाउम्मीद होना शुरू हो जाता है और मरीज़ इंतहाई बेचैन और बेआराम होता है, रेस्टलेस होता है। अगर ये कंडीशन अगर आप उसकी मरीज़ के साथ मैच कर रही हैं और मरीज़ को सर्दी भी महसूस हो रही है तो फिर आप आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोचेंगे। छठी दवाई जो इंतहाई अहम है जो इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है वो है एलोज़। एलोज़ जिसको उर्दू में मुसब्बर भी कहते हैं, इससे हमारी बनी रेमेडी है। इसके जो डायरिया होता है या दस्त होता है या इसमें जो कॉलरा या हैज़ा में इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसकी ख़ास अलामत यह है कि मरीज़ को अपने स्टूल के ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ज़रा सा उसने खाना खाया, पानी पिया, कोई भी चीज़ लिक्विड ली, फ़ौरन वो वाशरूम की तरफ अगर भागने की उसको तमन्ना हो, उसको इतना कंट्रोल ना हो कि उसको ये लगे कि जैसे फ़ौरन पखाना निकल जाएगा, तो उस सूरत में एलोज़ हमारी बहुत बड़ी रेमेडी है। इसमें मरीज़ को हर वक्त अपने मकद के ऊपर उसका जहन रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़रा सा ध्यान हटाऊँ और मेरा स्टूल पास हो जाए, उसके कपड़े ख़राब ना हो जाएं। अगर इस किस्म की कंडीशन है, मरीज़ को अपने पखाने पे कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा मकदार में पानी की तरह अगर डायरिया है, तो एलोज़ हमारी बहुत बड़ी रेमेडी है, हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरीके से एलोज़ के बाद एक और रेमेडी जो एलोज़ से मिलती जुलती है उसको कहते हैं क्रोटेन टिग। क्रोटेन टिग और एलोज़ आपस में कम्प्लीमेंट्री भी हैं, हम इनको साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि हमने इसको इस रेमेडीज़ को जो अपनी सारी बताई हैं 6-7 रेमेडीज़ हैं, इनको यूज़ कैसे करना है। जो भी रेमेडी आपके अलामात के साथ मैच कर रही हो, आपने उसकी 30 पोटेंसी के अंदर, मिसाल अगर आप समझते हैं कि मरीज़ ब्रेट्रम एल्बम का है तो आपने ब्रेट्रम एल्बम 30 की आपने पोटेंसी बाज़ार से ले लेनी है और उसके 5 कतरे आधे कप पानी में हर 3-3 घंटे बाद और 4-4 घंटे के बाद मरीज़ को देने हैं। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि एलोज़ का मरीज़ है, एलोज़ उसके साथ मैच सिम्टम्स कर रहे हैं तो आप एलोज़ 30 की आपने 5 से 6 कतरे आधे कप पानी में हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मरीज़ के अलामात के हिसाब से आपने उसको साथ साथ देना है। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको एक बोनस जो है ना वो रेमेडी बताता हूँ, जिसका नाम है कुर्ची मदर टिंक्चर। कुर्ची एक मदर टिंक्चर है जो कि किसी किस्म की अगर अलामात हों मरीज़ की, अगर आपको अलामात की समझ नहीं आ रही और मरीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा नकाहत का और डायरिया का और हैज़े का शिकार है, तो कुर्ची मदर टिंक्चर आपने बाज़ार से ले लेना है। उसके कम से कम 15 से 20 कतरे आपने आधे कप नीम गर्म पानी में लेकर मरीज़ को दिन में 4 से 5 दफ़ा यूज़ कराना है। ये जिस्म के अंदर बैक्टीरिया को भी किल करेगी और इसकी जो अलामात हैं डायरिया की और हैज़े की अलामात उसको भी क्योर करेगी। तो इसके अलावा एक और बात जो याद रखने के काबिल है कि हैज़े के मरीज़ को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। इसलिए आपने कोशिश करना है कि जैसे ही मरीज़ इस हैज़े का शिकार हो, मरीज़ को ORS मिला पानी बार बार पिलाएं और वही पानी इसको पिलाएं ताकि उसके जिस्म के अंदर रतूबात की मज़ीद कमी ना हो। और अगर मरीज़ जो है ना वो अपने होश में नहीं है, बेहोशी के आलम में है, तो उसको ड्रिप के ज़रिए भी इस फ्लूइड की इंटेक बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक में जो मैं चीज़ कवर करना चाहता था, अपना पैगाम देना चाहता था, आप इसको हासिल कर चुके होंगे और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म का सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।